हेलो हाय एवरीवन, आपका संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़े थे अभी, तो उन बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा है कि आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो। तो बुक तो हमारी ये है जो फाइनल ईयर में चलती है, गृह प्रबंध और आंतरिक सज्जा। इसमें से मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और साथ में उपभोक्ता की समस्याएं हैं और इसके बारे में और भी जो उपभोक्ता के चरण वगैरह हैं। तो इससे संबंधित जो आपके टॉपिक में दे रखा है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, हम इसके बारे में पूरी जानकारी है वो दे सकते हैं। तो कई बच्चों ने कहा है कि जैसे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा ना, तो ये तो आपको कोई भी एक टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो वो ये जल्दी से दावा नहीं करेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला किस टाइप का है, उसका माइंड किस तरह से सेट होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे जैसे आरबीएसई बोर्ड में 10th और 12th के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं चलता है कि आपके बुक से बाहर है वो कुछ नहीं है। इसके लिए कोई एक विशेष बुक नहीं है कि आप उस बुक को पढ़ लो तो आपके लिए काफी है। हमें खाली जितने टॉपिक इसमें बता रखे हैं उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से कंसल्ट करना है, उनका संबंधित जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर करना है, ताकि किसी भी तरीके की समस्या आती है तो वो उनको सुलझाया जा सकता है। तो मेरा तो आप लोगों को सजेशन यही है कि मेरे से जितना होता है आपके टॉपिकों से संबंधित पूरी जानकारी है वो मैं देने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी जानकारी है आपकी वो आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड है, आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत भी, और यूपी जो टीजीटी, पीजीटी सभी के अंतर्गत है आपका ये सिलेबस है वो लगता है। नेट जेआरएफ में भी ये सिलेबस है वो लगता है। मैं तो उसी से संबंधित ये अपनी खुद की तैयारी करती हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि बच्चों को क्यों ना इसके बारे में जानकारी दी जाए। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है कि जितना मेरे को आता है, जितना मैं अपने लिए तैयार करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारा टॉपिक चल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इससे संबंधित हमारी जानकारी है वो आज इसके अंतर्गत रहेगी। ये उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर, अधिनियम के ऊपर प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जा चुका है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ गया था। तो ये 1986 में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो पारित हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ इसकी विशेषताएं या उद्देश्य रखे गए थे, जो इस प्रकार से है कि एक तो ये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने का अधिनियम है। ये क्षतिपूर्ति कैसे करता है? ये क्षतिपूर्ति करने का जो अधिनियम है, इन्होंने त्रिस्तरीय, इसको क्या कहा जाता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपके स्तर है वो 3 है, एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। साथ में इनकी जो न्यायिक तंत्र का नाम पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कई एग्जाम में अलग अलग आप कोई भी तरीके का पेपर उठाओगे तो जिला स्तर पर जो न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है उसको जिला मंच के नाम से जाना जाता है। राज्य स्तर पर जो मंच की स्थापना की गई है उसको राज्य आयोग के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर पर आपका मंच बना है वो आपका राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। अब आपकी जो क्षतिपूर्ति हुई है, आपके सामने उपभोक्ता की समस्या आई है, उन समस्याओं से आपको जो जो बातें झेलनी पड़ी है, नुकसान हुआ है, उसके पीछे आपका लॉस हुआ है, उस लॉस को यानी उस भरपाई को करने के लिए, क्षतिपूर्ति का मतलब है जितना नुकसान आपको भोगना पड़ा है उसका जो भुगतान है
वो अगर आपकी राशि 20 लाख रुपए से कम है तो आप अपने जिला मंच के ऊपर जाकर उनकी शिकायत कर सकते हो और जिला मंच के माध्यम से आपकी कार्यवाही है वो पूरी की जाएगी। उसके अंतर्गत जितने भी दस्तावेज है, कब कौन कहाँ कैसे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो उसके माध्यम से आपको अपनी पूरी जानकारी अपने कागजों के समेत दस्तावेज करके यहाँ जिला मंच के द्वारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर आपकी राशि जो 20 लाख तक का आपका जो भी नुकसान है, जितना आपको भरपाई चाहिए, वो आप जिला मंच के माध्यम से सहायता लेकर अपनी भरपाई है उसको आप करवा सकते हो। अगर यही राशि आपकी 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राज्य आयोग के अंतर्गत जाकर आपको अपनी अपील करनी पड़ेगी और उस अपील के माध्यम से राज्य आयोग के माध्यम से आपको पूरी धनराशि है आपको लौटा दी जाएगी। आपको जो भी विक्रेता था आपके साथ गलत व्यवहार किया था उसके द्वारा ये पूरी भरपाई है वो करवाई जाती है। फिर अगर आपका अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उसकी है राष्ट्रीय आयोग में जाकर आप अपनी अपील कर सकते हो और उस अपील के माध्यम से आप अपनी पूरी जानकारी, पूरा जो दस्तावेज है, कागज इकट्ठे करके और उसकी कार्यवाही आप राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से करके और अपना नुकसान हुआ भरपाई को कर सकते हो। तो ये आपकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने में 1986 अधिनियम है, ये पारित किया गया था और जिसके माध्यम से ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसको लागू किया गया था, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। और इसके अंतर्गत आपके नाम से संबंधित भी आपके प्रश्न है। पहले तो यही पूछा जाता है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उनके नाम क्या है, ऑप्शन में आपका कौन सा है या कौन सा नहीं है, दोनों तरीके से प्रश्न बनता है। फिर जिला स्तर पर कौन सी व्यवस्था की गई है राज्य स्तर पर, तो ये आपके और कितने अमाउंट राशि निर्धारित की गई है राज्य आयोग के माध्यम से या राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से। तो ऐसे करके इसी के अंतर्गत आपके 9-10 प्रश्न हैं वो आपके इस इनबॉक्स से तैयार हो जाते हैं। तो प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है बिल्कुल इनके टॉपिक को आप अच्छे तरीके से क्लियर करो और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मजबूत बनाओ। इससे बाहर फिर कुछ नहीं जाने की संभावना रहती है अगर आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो दूसरी आपकी जो इसके अंदर जो उद्देश्य या विशेषता रखी गई है वो है उपभोक्ताओं को संरक्षण देना। उपभोक्ताओं का संरक्षण इन 3 मंच के आधार पर हुआ है ताकि कोई भी विक्रेता है अपने उपभोक्ताओं के साथ, अपने क्रेताओं के साथ है वो गलत व्यवहार नहीं कर सकता। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि आज का उपभोक्ता है वो अशिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा है और हर तरीके की कार्यवाही को करना जानता है। इसीलिए अपने इस स्तर को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी विक्रेता है उससे आप अपना बिल है वो आप लेना ना भूलें। जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हो उस सामान का पक्का बिल आपके पास डेट सहित, उसके सिग्नेचर सहित आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मुताबिक आप अपनी कार्यवाही कर सकते हो और आपका जो स्तर होगा, पलड़ा होगा, वो आपका मजबूत इसके अंतर्गत देखा जाएगा। तो ये उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिनियम है वो बनाया गया है। कम खर्च में शिकायत दूर करना इसका उद्देश्य है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये आपके कम से कम खर्च के अंतर्गत अधिक से अधिक सुविधा देकर आप लोगों की समस्या का निदान आसानी से करने में सक्षम हुआ है। फिर है उपभोक्ता के अधिकारों को महत्व देना। हमने उपभोक्ता के अधिकारों के ऊपर चर्चा कर ली है। 9 प्रकार के अधिकार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो वो सारे अधिकार कौन देता है? आपका ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देता है, जो हर व्यक्ति को हर दुकान के ऊपर जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको लेने का हक है। अगर कोई दुकानदार आपको उस जानकारी देने से जी कतराता है या पूर्ण जानकारी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ है अपनी कार्यवाही कर सकते हो। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है।
ये उपभोक्ता संरक्षण परिषद के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी जो शोषण संबंधी प्रक्रिया है उसको खत्म किया जाता है। आपके हितों की रक्षा करते हुए बहुत सारी ऐसी उपभोक्ता संरक्षण के अकॉर्डिंग दुकानों की स्थापना की गई है, जिसमें कम रेट के ऊपर आप लोगों को सही मटेरियल है वो आप लोगों को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुछ उद्देश्य रखे गए थे और उन उद्देश्य के अंतर्गत हमारी ये त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो अधिनियम बने हुए हैं वो आपके इस तरीके से है कि औषधि और मादक पदार्थ अधिनियम बना था, ये बना था आपका 1940 में। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से देखना है। इनके ऊपर प्रश्न है वो कोई भी पूछा जा सकता है कि मादक पदार्थ अधिनियम कब बना था, औषधि पदार्थ अधिनियम कब बना था। तो ये 1940 में बना था। भार व माप अधिनियम है, तो भार और माप की मैंने यूनिट आपको पढ़ा दी। इससे संबंधी जो चर्चा है ये स्टार्टिंग में 1956 में बना था और फिर इसमें 1976 में कुछ बदलाव करके दोबारा इसको पारित किया गया था। तो दोनों ऑप्शन आप लोगों को एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर 1956 मिलता है तो 1956 में टिक करेंगे और 1976 मिलता है तो 1976 पे आप टिक करोगे। तो ये भार और माप अधिनियम है, ये आने की संभावना है क्योंकि आपका टॉपिक है भार और माप जुड़ा हुआ है, इसीलिए भार और माप अधिनियम वो कब पारित किया गया था, तो 1956 और 1976 में पारित किया गया था। एक खाद्यान्न मिलावट पदार्थ अधिनियम, मिलावट निषेध अधिनियम है। यहाँ पे आप निषेध और कर सकते हो, निषेध। खाद्यान्न मिलावट के ऊपर भी हमने चैप्टर देखा ही है, तो ये उसमें भी बताया था 1954 में पारित हुआ था खाद्यान्न मिलावट निषेध अधिनियम 1954। इसके अंतर्गत ये मानक तैयार किए गए थे। FPO ISI एग मार्क है। ये 3 प्रकार के मार्कों के माध्यम से हमारी मिलावट को पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास किया गया था। तो ये किन किन के ऊपर लगते हैं, हमारे FPO मार्क है, ISI मार्क है और एग मार्क है। इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जैसे FPO मार्क है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम क्या है और ये किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उत्पाद इनके अंतर्गत आता है। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, तो अब मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, इसीलिए दोनों के समय को खराब ना करते हुए इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर पहले अपना टॉपिक है वो डाल लेती हूँ, ताकि आप लोगों का समय है वो कम से कम बर्बाद हो। और यही टॉपिक मैं लिख के अगर पढ़ाती हूँ तो एक वीडियो है वो कम से कम 1 घंटे का समय है वो आपका पूरा लेती है। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है बाजार व श्रेणीकरण अधिनियम, जो 1937 के अंतर्गत बना था। ये 1937 बाजार की श्रेणियां होना, श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, जैसे ABCD भी श्रेणी हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके भी श्रेणियां हो सकती है। जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का सामान होता है उसको A ग्रेड दिया जा सकता है या फर्स्ट ग्रेड है वो दिया जा सकता है। उससे निम्न करते हुए हम अलग अलग ग्रेड है वो दे सकते हैं। ये मिलावट के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी में ये निम्न क्वालिटी का अनाज, मसाले या सब कुछ मिला के इनको मिक्स कर दिया जाता है, ताकि एक विक्रेता है अपना अधिक से अधिक उसका लाभ है वो अर्जित कर सके। तो इसी के लिए ये अधिनियम बना था 1937। कृषि उपज वर्गीकरण व विपणन, ये भी 1937 में बना था। कृषि से संबंधित जितने भी होते हैं उनको ग्रेड देना, वर्गीकरण करने का मतलब होता है उनको अलग अलग वर्ग में बांटना, क्योंकि हर फसल है वो उनकी क्वालिटी के आधार पर ही तय किया जाता है कि ये अनाज कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका वर्गीकरण करना और उनका विपणन करना ये आपका 1937 निर्धारित हुआ है। भारतीय मानक संस्थान या मानक ब्यूरो संस्थान है, ये आपका 1986 में बना था, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एकाधिकार व नियंत्रण व्यापार, हमने उपभोक्ता की समस्याओं के अंतर्गत ये बिंदु देखा था कि जो आपका एकाधिकार है इसके ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि जो विक्रेता होते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है।
और उस लाभ के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट से कुछ वस्तुओं को बिल्कुल से गायब कर देते हैं और फिर उस वस्तुओं की जब कमी हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती है, तो उस समय उन वस्तुओं को बाहर निकाला जाता है और उनसे मुनाफाखोरी की जो प्रवृत्ति होती है वो उसको अपनाते हैं। तो इस तरीके से ये एकाधिकार पर नियंत्रण जो व्यापार है ये आपका 1969 में बना था। 1969, इसको ध्यान रखना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। विद्युतीय उपकरण अधिनियम जो ISI मार्क है, ये विद्युतीय उपकरण के ऊपर ही यूज किया जाता है। विद्युत के जितने भी उपकरण है उससे किसी भी प्रकार का कोई आघात ना लगे, कोई तरीके का जीव हत्या न हो, इसी के ऊपर इस रोक के लिए अधिनियम बना था 1976 में। तो ये आपके कुछ अधिनियम है जो मैंने इधर उधर की बुक के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, तो इनको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। ये औषधि और मादक पदार्थ अधिनियम है जो 1940 में बना था, और भार और माप है ये आपके 1956 और 76 में, और मिलावट निषेध अधिनियम है 1954 में। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट है अधिनियम जिनको आपको याद रखना है। हम सारे याद करते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, तो यही आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है ताकि आपकी इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और अपना कंसेप्ट है उसको आप मजबूत बना सकते हो। आप जो भी पढ़ो उसको सटीक पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ताकि आपका प्रश्न है उससे बाहर न आ सके। तो कंसेप्ट को क्लियर करना आपके लिए जरूरी होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।